उस दिन उन्होंने पहली बारी मुझे एक 12 बोर की बंदूक, उससे पहले पिस्टल और रिवॉल्वर तो मैंने चलाई थी, और मैंने कुछ 10-12 साल की उम्र में मैंने तय कर लिया था मुझे राजनीति में आना है। पहले मेरे इस सवाल का दीजिए, अटेली का जो चुनाव था वो कम अंतर से जीता गया, उम्मीद ज्यादा की थी, क्या रहा, क्या वजह रही, कोई भीतरघात रहा, कुछ और रहा, क्या कारण रहा? देखिए, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है उसको 200 बेड की बजाय 300 बेड की बजट में घोषणा हो गई, आपने थैंक यू भी बोल दिया, चीफ मिनिस्टर ने आपकी तारीफ भी कर दी, जमीन पर नहीं है, भगवानपुर वाले धरने पर बैठे हैं, जमीन पे होने वाली है जी। सबसे बड़ी बात आज के दिन ये है कि हमने 1200 से भी ज़्यादा मेडिकल और आयुष के डॉक्टर्स हमने लगाए हैं पिछले साल में, 450 की और फाइल चल रही है। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों आपके फादर साहब जो है सोहली में थे राव बहादुर सिंह के मंच पर, अभी मैं देख रहा था आप यहाँ गई हैं, टपुकड़ा गई हैं राजस्थान में, क्या इरादा है? राजस्थान में पांव फैला रहा है राव परिवार? मेरे दादाजी और पिताजी ने सिखाया है कि खुल के बात किया करो, और जो लोगों ने अपने आप में उसका मतलब निकाला है वो उन पर है, मगर मैं हमेशा इस बात पे कायम रही हूँ कि दक्षिण हरियाणा और इनके लोगों ने हवा बनाई। उस टाइम बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि रोहतक की सरकार आएगी, यही नहीं कि कांग्रेस पार्टी की आएगी, रोहतक की सरकार आएगी। हुड्डा का नाम ले सकते हो आप? बिल्कुल, हुड्डा साहब की सरकार आएगी। राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे आपके दादाजी, थोड़ा समय मिला उनको, पिताजी की इच्छा, पब्लिक आवाज लगाती रही सीएम चाहिए, पिताजी नहीं बन पाए। आरती सिंह राव भी ऊंची उड़ान का सपना देखती है कभी? मगर ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे सीएम साहब कभी बैठते नहीं हैं, वो तो ऑन रहते हैं पूरा सुबह से रात तक, और मैं कभी कभी तो उनको देखकर मैं अचंभित रह जाती हूँ कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो मामा ने बहुत डांट लगाई है, पापा ने इतनी नहीं लगाई जितनी मम्मा ने लगाई। मैं आज भी जब भी मुझे डिकम्प्रेस होना पड़ता है या स्ट्रेसफुल दिन हो जाता है, तो या तो मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ या मैं किताबें पढ़ती हूँ, और किताबें पढ़ने से मुझे बहुत शांति मिलती है एक्चुअली। और वक्त होता था कि लड़कियों को लेते नहीं थे, मगर मैं कैच करने में बहुत अच्छी थी, तो मुझे टीम में ले लिया कर। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव। आरती सिंह राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राव तुलाराम के वंशज की जब बात होती है तो राव तुलाराम की कौन सी पीढ़ी तो मुझे ध्यान नहीं, अब उस पीढ़ी में राजनीति में है। तो मैंने बताया राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी पोती है, और शुद्ध भाषा में कहें पोत्री और देसी भाषा में हम बोलते हैं पोती। तो राव बीरेंद्र की पोती से बात होगी, आज राव इंद्रजीत सिंह की बेटी से बात होगी, लेकिन हम हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी इनसे बात करेंगे, इनके दादा के बचपन से जुड़ी इनसे यादों उन पर भी बात करेंगे, पिताजी से जुड़ी यादों पर भी बात करेंगे, और माँ मनीता सिंह का इनको कैसे कैसे कब कब शुभ आशीर्वाद मिला उस पर भी बात करेंगे। हमको समय दिया, हम यहाँ पहुँचे इनके रेवाड़ी स्थित आवास पर। सबसे पहले तो आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एनजेपी हरियाणा को समय दिया। तो सीधा शुरुआत करते हैं, हम लोगों को बताएंगे, बहुत सारे लोग आपके बारे में एक बार इंटरव्यू किया था काफ़ी समय पहले जब चुनाव मैदान में उतरे थे, तो थोड़ा सा तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, आपका जो बचपन का जो बैकग्राउंड था, पढ़ाई कहाँ हुई, किस तरह हुई, कहाँ से आपकी पढ़ाई पूरी हुई, और उसके बाद बाकी सिलसिला बाद में शुरू करेंगे। मेरी पढ़ाई महेश जी ज़्यादातर दिल्ली में ही हुई। 3.5-4 साल के लिए मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी हिमाचल प्रदेश में, लॉरेंस स्कूल सना। उसके बाद मैं फिर से दिल्ली आई, और दिल्ली से मैंने +2 किया, और +2 करने के बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स की जगह मिली, और मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, और फिर सेकेंड ईयर कॉलेज से मैं इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बन गई। तो निशानेबाजी तभी सीख ली थी, निशाना लगाना जी? मैं कॉलेज लाइफ में, ये एक्चुअली कहानी मैंने काफ़ी बारी दोहराई है। मेरे पिताजी, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मैंने 10वीं अभी ख़त्म ही की थी, अप्रैल का महीना था और नेशनल्स चल रहे थे दिल्ली में, और बोर्ड एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपको छुट्टी मिलती है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है तो 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है।
तो उन्होंने कहा तू आजा नीचे दिल्ली आजा और तेरे को शूटिंग करवाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरे को दाखिला मिलेगा कॉलेज में बिना शूटिंग के। अब उस दिन उन्होंने पहली बार ही मुझे एक 12 बोर की बंदूक, उससे पहले पिस्टल और रिवॉल्वर तो मैंने चलाई थी और एयर गन चलाई थी, वो तो घर में भी रहती थी, पिताजी का, वो तो दादाजी हमेशा का ऐसे ही। रही है। पिताजी, दादाजी, मेरे चाचा, सबके पास। आपको मालूम है 84 से पहले हम और उनको इस्तेमाल किया करते थे, पर उसके बाद थोड़ा सा बंद हो गया था। मगर शौकाना तो मैं समझ गया, सारे हिंदुस्तान को पता है जाते थे शिकार के लिए। तो हम भी बहुत छोटे छोटे थे तो हम भी चले जाते थे साथ में। तो निशाना लगाना बचपन में सीख गए थे आप? जी, हम जाते थे सब, जबकि वो होती है तो हमने सीखा था। पापा ने हमेशा यही कहा था कि किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो अगर आप बचपन में ही किसी चीज़ को थोड़ा सा समझ लो, सीख लो, तो फिर कभी डरते नहीं हो और फिर कभी कोई हादसा नहीं होता कि अगर कोई उठा ले या कुछ हो जाए। आपको उसका सही तरह से उसको इस्तेमाल करना, उसका देख रेख करना आपको आना चाहिए। तो उस टाइम से हमें बंदूकों को मैंने तो हाथ लगाया ही था, पर 12 बोर नहीं लगाई थी। 12 बोर एक बड़ी बंदूक है और उसमें एक झटका मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और मैं थी 14-15 साल की जब मैं दिल्ली आई थी, तो मेरे को नेशनल्स चलवाए राव साहब ने। और ये मैं एक और महिला थी मेरे साथ उस टाइम। जूनियर्स में ओपन हुआ करता था और लेडीज़ का अभी नया से अलग से बना था। तो हम 2 ही महिलाएं थी। वो थी जो पुरानी शिकारी थी, तो उनको बंदूकों से लगाव ज़्यादा था पहले से। उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा था। बिल्कुल जी। मैं नई थी। तो हमने स्कोर एक ही मारा। और फिर बिल्कुल जी, हमने एक ही स्कोर मारा और फिर सडन डेथ होती है शूटिंग में कि मेडल किसको मिलेगा, उस पे जो पहले टारगेट मार लेगा उसको मेडल मिल जाएगा। उन्होंने मार दिया, मैंने नहीं मारा। मैं 14-15 साल फूट के रोई थी, मेरे को याद है। और फिर पापा ने कहा क्या करना है? मैंने कहा अगले साल वापस आऊँगी। और अगले साल मैंने 5 मेडल नेशनल्स में लिए, 3 तो मैंने जूनियर्स ओपन में लिए थे, मैं सेकंड आई थी और लड़कों को हराया था, और 2 मैंने लेडीज़ में लिए थे। तो वैसे मेरी शुरुआत बहुत हुई। बड़ा। तो नेशनल चैंपियनशिप के आगे भी कोई प्रयास हुआ कि शूटिंग में आगे जाया जाए? आप गए भी थे एक बार? बिल्कुल नहीं जी, एक बार नहीं, मैं 18 साल इंडियन शूटिंग। मुझे ठीक कर दीजिए आप। हाँ, 18 साल में हाँ। 99 से मैंने पहला शूटिंग अपना कंपटीशन 99 में चलाया था। और मैंने आखिरी अपने ही क्योंकि मैं फिर भी इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा थी, मगर मुझे लग रहा था कि मैं जहाँ पहुँचना चाह रही हूँ अब मेरे पास उतनी ड्राइव नहीं है मेडल्स लेने की, तो मुझे किसी और को आगे लाना चाहिए। तो मैंने मैं पीछे चली गई और बोला किसी और को। जो छोटी-छोटी लड़कियां थी उनको मैंने कहा तुम आगे आ जाओ, तुम कल हमारे देश का नाम रोशन करो। मुझे लगता है मेरा अब इंटरेस्ट कहीं और है। निशानेबाजी से राजनीति की निशानेबाजी की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी। आपका बचपन जो बीता है वो राजनीतिज्ञों के बीच ही बीता है। पिता को देखा तो दादा का सानिध्य भी मिला, आपको पिता का भी सानिध्य मिला। तो राजनीति में आने का कब मन में जैसे शुरुआत हुई? वो कहते हैं ना कि मन में थोड़ा आ रहा है मन में कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो चुनावी राजनीति तो बहुत बाद में शुरू हुई, उस पर तो बाद में बात करेंगे। हाँ। आपके मन में कब आया कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स को समझें? दादा के समय, पिता के समय, कब क्या आया? मैं एक चीज़ बता दूं आपको उमेश जी, इंटरेस्टिंगली हाँ जी, मेरे दादाजी राजनेता हैं, मेरे पिताजी एक राजनेता हैं, मगर हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि ओ देखो ये है। हम जब स्कूल भी जाते थे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज सबको पता होती थी कि देखो ये घराने से आते हैं। हम चुपचाप अंडर द रेडार चलते थे। बात ये है कि हम जब नॉर्मल सी अपब्रिंगिंग हुई हमारी, जो सब बच्चों के साथ होता है वैसे ही हमारा भी बहुत नॉर्मल था। और मैंने लोगों से मिलते बहुत देखा है, दादाजी को भी, पापा को भी। और उस टाइम पापा जाटूसाना से लड़ा करते थे मेरे बचपन में। तो जाटूसाना के लोगों के सामने मैं बड़ी हुई हूँ एक्चुअली। और मैंने कुछ 10-12 साल की उम्र में मैंने तय कर लिया था मुझे राजनीति में आना है।
जी, ये आप कह लीजिए कि दादाजी को देख के या पिताजी को देख के या उनकी प्रेरणा मिल वजह रही से है। प्रेरणा मिली। मुझे इंटरेस्ट हमेशा था और ऑलमोस्ट 30 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा, लंबा इंतजार बहुत करना लंबा पड़ा इंतज़ार। टिकट के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि जाटूसाना से दादा चुनाव लड़ते थे, फिर पिताजी का भी नहीं, दादाजी ने तो दादाजी का तो अटेली से भी रहा ही जी, रहा। जी, जी, जी। फिर पिताजी ने जाटूसाना से 77 राजनीति की 77 शुरुआत से, हाँ जी। और दादा अटेली से जो है। जी। तो आपको चयन करने में थोड़ी मुश्किल आई कि पार्टी ने ही आपका फैसला कर दिया था कि कहाँ से चुनाव लड़ना है? प्रेफर तो किया होगा, नहीं कुछ तो जी, बताया बिल्कुल होगा। प्रेफ़रेंस माँगी थी, प्रेफ़रेंस भी माँगी थी। और सच बात ये है महेश जी कि 2009 के परिसीमन के बाद महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र था वो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी से काफ़ी जुड़ा हुआ था। और 2000 के परिसीमन के बाद महेंद्रगढ़ जी जी, अलग सा हो गया, क्योंकि 2009 का जो चुनाव हुआ जी। क्योंकि गुड़गांव और मेवात जी एक हो गए और भिवानी और महेंद्रगढ़ एक हो गया। तो काफ़ी समय से वहाँ के लोग थोड़े निराश होने लगे थे कि हम कहाँ अपनी सुनवाई करें, हम कहाँ जाएँ, क्योंकि आप ज़्यादा वक़्त अपने लोकसभा में बिताते हैं, हमें कम वक़्त दे पा रहे हैं। मगर दिल से हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे थे। मतलब हम इसके पीछे एक एंगल देखें कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र पापा संभाल रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, और बेटी संभाल रहे महेंद्रगढ़ भिवानी एरिया के लोगों को जो ऐसा है नहीं कहूँगी मैं, ऐसा अच्छा बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कि संभालने के लिए तो दोनों हैं जी। जी जी। मैं रेवाड़ी भी आती लेकिन हूँ, मैं गुड़गाँव भी ये जाती हूँ। मतलब एक हाँ इजी जी। अप्रोच लोगों को रहे। अप्रोच होना चाहिए सभी लोगों को, जो क्योंकि अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो बिल्कुल निराश तो होना ही है। क्योंकि हम कोशिश तो कर सकते हैं, मगर जहाँ के साहब एमपी हैं वहाँ पे उनकी ज़्यादा सुनवाई होती है, जहाँ के कम है, जहाँ जाना उनका ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ के एमपी हैं। तो उनको भी लगा था कि अगर हम दोनों हैं तो बेहतर ये है कि तू वहाँ चली जा। और मैंने भी यही सोचा था उस वक़्त कि अटेली बहुत एक, मैं बोलूँगी, क्योंकि दादाजी वहाँ से लड़े थे। जब दादाजी लड़े थे तो अटेली और पटौदी दोनों से लड़े थे और दोनों से जीत के आए थे, और उसके बाद मेरे परिवार से कोई जीता नहीं अटेली से। तो मेरे में भी एक विश्वास था कि अटेली के लोग मुझे चुनेंगे ज़रूर। इसलिए आपने अटेली को चुना। जी। हम एक बात जानना चाह रहे हैं, अटेली पटौदी जो ये सारे विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र आता है, आमतौर पर जो भी कोई नया लीडर आता है एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहता है, लंबे संघर्ष के बाद उसको कोई 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में मिलती है, पहचान मिलती है। जो आरती सिंह राव गुरुग्राम से लेकर के नांगल चौधरी तक विजिट कर रही है, दौरा कर रही हैं, जो अभी पहली बार विधायक बनी है, मंत्री बनी है नहीं, मगर पहली 10 बार। साल से कर रही हूँ नहीं ये नहीं, महेश मैं जी 10 साल की बता रहा हूँ, मैं पुरानी बता रहा हूँ। हाँ जी। 10 साल से 15 साल से, जी। हम इसको 20 कह लेते हैं। बिल्कुल मतलब जी। आप जो विजिट कर रही हैं, तो एक ना एक हम ये कह सकते हैं, जो राव साहब कहते हैं कि कुएं का मेंढक बनने की जरूरत नहीं है, समुद्र में छलांग लगाना सीखो। तो कहीं आपको जो उससे प्रेरणा मिल रही है क्या? नहीं वक्त बताएगा जी। मगर ये ज़रूर है कि मैं 10-15 साल से सारी जगह घूम रही हूँ। तो मंत्री बनने या विधायक बनने के बाद मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। मैंने वही सीख जो मुझे मिली है दादाजी और पिताजी से, उस पे ही चलती आ रही हूँ। मैं अपने विधानसभा का पूरा ख़्याल रख रही हूँ, मगर उसके साथ-साथ जो बाकी विधानसभाएँ हैं, जिनके लोग हमारे पुराने वर्कर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भी काम करना मेरा आई थिंक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस ज़िम्मेदारी को मैं निभाने की पूरी कोशिश उसको निभाने की। आमतौर पर विरासत की बात होती है, बहुत सिंपल सा है, दादा की, फिर पिताजी की, अब आरती राव संभाल रही हैं। जो कार्यकर्ताओं की टीम जो है सभी विधानसभा क्षेत्रों में है आपके, उनको जाहिर है। तो समय का कैसे करते हैं, कभी गुड़गांव, कभी ये कितने दिनों में एक सिस्टम बना रखा है जन मैंने सुनवाई का? सिस्टम बना रखा है। मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मैं आधा टाइम यहाँ रहती हूँ और आधा टाइम मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, क्योंकि विभाग के भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और पूरे प्रदेशवासियों के लिए तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना टाइम आधा यहाँ बिताती हूँ और आधा वहाँ, और फिर चिन्हित होता है कि इस बारी अटेली तो जाना है, अटेली के अलावा अगर कोई और प्रोग्राम मांग रहा है तो कितने दिन, तो ज़िले के हिसाब से। जिले के हिसाब जी। से। आरती सिंह जी, आपका 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लहर एक तरह से आ गई थी हरियाणा में,
मोदी का भी जलवा था, आपके पिताजी का भी प्रभाव है, सभी जानते हैं। 2014 में टिकट से वंचित रह गई, 2019 में भी पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो उसके बाद 2024 में आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला जो है। तो जो लंबा इंतजार रहा, कभी निराशा हुई राजनीति में? देखिए, जब टिकट नहीं मिलता तो निराश तो हो ही जाता है, ये तो स्वाभाविक है। मगर ये नहीं था कि मैं घर पे बैठ जाऊंगी और कुछ करूंगी नहीं। तो मतलब हर जाते नहीं रहे, यार, मैं जोश भरते रहे कार्यकर्ताओं जोश में? भरते ही नहीं रहे। अब मैं हर इलेक्शन में बाहर निकली हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको टिकट मिला था उनके लिए वोट मांगी है मैंने, निस्वार्थ मांगी है कि उन लोगों को जिताना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं मिली, अगली बारी मिल जाएगी, मगर इनको जिताना बहुत मतलब ज़्यादा आपको अपनी मेहनत का इनाम मिला है, बिल्कुल, मैं तो राव मानती हूँ। इंद्रजीत की बेटी होने का नहीं? नहीं, मैं सच्ची में ये मानती हूँ, क्योंकि आपके ही चैनल पे बोला था कि इसे सोने के चम्मच से ये पैदा हुई है। वो मगर आपके जितना ही जितना आपके ही परिश्रम किसी और ने बोला होगा। जिस परिश्रम और मेहनत मैंने जो की है, वो आज के दिन वो सामने नहीं दिखाई विद्रोही ने बोला था। चलिए जी, जिसने भी बोला, मैंने वो आज दिखती नहीं है, क्योंकि आज मैं मंत्री बन गई, विधायक, पहली बार विधायक और उसके बाद मंत्री बनी। मगर जो 10 साल से मैं मेहनत कर रही थी, वो लोगों के भली बात ही जानते हैं। इनफैक्ट मैं जी, मैं बोलूँगी कि जब भी मेरे को टिकट नहीं मिला, तो लोग बोलते थे कि बहन जी आप आगे आओ, आप लड़ो बस। तो हाँ। 2024 में कितनी उम्मीद थी? जितनी क्योंकि उम्मीद राव 14 साहब में जो बता 19 रहे में थे थी, उतनी 24 में थी। 24 में, हाँ तो जी। पार्टी ने टिकट दी, 2024 में आप चुनाव जीती, उसके बाद मंत्री बनी। तो मंत्री का जो पद है, जो स्वास्थ्य मंत्री आपको बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग बड़ा चैलेंजिंग है, फैकल्टी की हर जगह कमी है। आप चाहे कोरियावास देखें, चाहे कहीं भी देखें, हर जगह आप हरियाणा में देखेंगे एक आध जगह कोई सिस्टम ठीक होगा। आपके सामने बड़ा चैलेंज है, तो आपको लगता है आपको कोई बहुत बड़ी चुनौती दे दी गई है? नहीं जी, बहुत बड़ी चुनौती नहीं, जब मैं यहाँ काम करने आई हूँ और लोगों के लिए ही काम करने आई हूँ, और पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी, हमारे सीएम साहब, सबका यही विचार है कि हेल्थ को और प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेरित किया है इस मामले में। साथ साथ मैं कहूँगी कि मैंने 1.5 साल में जितना भी मुझसे हो पाया है मैंने काम किया है। मैंने डॉक्टर्स बहुत सारे लगाए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। वो लोग जानते भी हैं, आते भी हैं कि बहन जी बेहतर काम हो रहा है अब हेल्थ में पहले के मुकाबले। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ मशीनें नहीं थी, हमने मशीनें लगवाई हैं, पीपीपी मोड पे हो या खरीद कर। हमने अल्ट्रासाउंड की करवाई है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सारी मशीनें हमने लगवाई हैं। हमने एक्सरे मशीन हर सिविल हॉस्पिटल में करा। सिविल हॉस्पिटल को दुरुस्त करना ही आज के दिन हमारा एम रहा है, ताकि हमारे जो वंचित परिवार हैं हरियाणा में, गरीब परिवारों में, उनको कहीं प्राइवेट में नहीं जाना पड़े। और प्राइवेट में क्या होता है कि वो बिल बना के दे देते हैं, थमा देते हैं। हम हरियाणा हाँ। पर जाने से पहले आपकी उपलब्धियां बात करेंगे जी। पहले तो अटेली के लोगों के साथ आपके कमिटमेंट थे चुनाव से पहले, अटेली के लिए क्या कर पाए, अटेली विधानसभा क्षेत्र की, फिर मैं अहिरवाल की, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की बात करूंगा, फिर मैं हरियाणा की बात करूंगा। और एक छोटा सा बीच में पॉलिटिकल सवाल था, अटेली को चुना, दादा की कर्मस्थली रही, चुनाव बड़े कम अंतर से जीता गया, वजह क्या रही? जो कौन सा सवाल का जवाब मैं पहले मेरे इस सवाल का दीजिए। अटेली का जो चुनाव था वो कम अंतर से जीता गया, उम्मीद ज्यादा की थी, क्या रहा, क्या वजह रही? कोई भीतरघात रहा, कुछ और रहा? देखिए, क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, ये सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबकी चर्चा में है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगी इस बात में कि अटेली के लोगों ने, इनमें सारों ने एक मिनट करके एकजुट होकर कहा कि आरती जीतनी चाहिए। आज के दिन मैं उनका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके चैनल के द्वारा, कि उन्होंने मेरा साथ दिया, इसलिए आज के दिन मैं यहाँ पे। तो उन्होंने साथ दिया, तो उनके लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए, अटेली के लिए। जी, अटेली के लिए मैं पिछले 1-1.5 साल से 100 करोड़ से ऊपर के काम मैंने करवा रखे हैं। मैंने सड़कें बनवाई हैं, हमने जो सारे हमारे जो अस्पताल हैं, 2 सीएचसीज़ हैं अटेली में, एक कनीना में है, एक अटेली में है। उन दोनों में हमने बेहतरीन डॉक्टर्स लगवाए हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन अटेली में डलवाई है, ट्रूनैट मशीन्स टीबी चेकिंग कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहला जो FRU
मेरे बनने के बाद जो मैंने खोला था वो अटेली CHC में ही खोला था जी। और उसके साथ साथ क्योंकि सिविल अस्पताल आप जानते हैं मेरे ज़िले में काफ़ी वक्त से बन रहा था, मगर वो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा था, तो उसका काम भी मैंने फिर से शुरू करवाया है ताकि जल्द से जल्द हमारा सिविल अस्पताल हो जाए, ताकि पूरे महेंद्रगढ़ का नारनौल में जो था हाँ वो बंद डिस्ट्रिक्ट पड़ा। हेडक्वार्टर पे जो जी 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 क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जिले का अस्पताल होता है जी, तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि एक विधानसभा का, ये जिले का अस्पताल है। तो आपने ना वो तो कर दिया, आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का महेंद्रगढ़ का तो कर दिया, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है उसको 200 बेड की बजाय 300 बेड की बजट में घोषणा हो गई। आपने थैंक यू भी बोल दिया, चीफ मिनिस्टर ने आपकी तारीफ भी कर दी। जमीन पर नहीं है, भगवानपुर वाले धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल है, जमीन पे होने वाली है, इसके ड्राइंग्स बन रहे हैं आज के दिन और मैं इस पे काम कर रही हूँ, पूरा काम कर रही हूँ और मैं मेरे देख रेख में ही हो रहा है कि जल्द से जल्द ड्राइंग्स बन जाएं ताकि हम इसको खड़ा टेंडर दे सकें और फिर खड़ा कर सकें। रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति के साथ पलवल में मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई नहीं है, क्या उन लोगों का कोई समाधान आप कर पाएंगे? जी देखते हैं, हमारी बातचीत तो चल ही रही है और आगे चल के हम और बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या समाधान मिल सकता है। मगर सिविल अस्पताल आज के दिन तो जहाँ पुरानी जगह थी वहीं बनेगा। एक अब आपका जो बता रहे हैं आप, जो अब अटेली का आपने बता दिया, अब हरियाणा की बात करते हैं और दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका विभाग है, स्वास्थ्य के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन और आयुष पे। इस मामले में तीनों विभाग चूंकि आपके ही पास हैं, हेल्थ से जुड़े हैं, इस मामले में क्या किया हरियाणा के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने? जी सबसे बड़ी बात आज के दिन ये है कि हमने 1200 से भी ज़्यादा मेडिकल और आयुष के डॉक्टर्स हमने लगाए हैं पिछले साल में। 450 की और फाइल चल रही है और साथ साथ बॉन्डेड जो हमारे MBBS और PG करके आ रहे हैं वो भी इस साल हमारे पास और डॉक्टर मिल जाएंगे। हमने जहां बोलते थे कि कोई मशीनें नहीं हैं, कोई काम नहीं करती, हमने स्पेशलिस्ट लगाए हैं, रेडियोलॉजिस्ट लगाए हैं, NHM के थ्रू भी लगाए हैं ताकि हर ज़िला अस्पताल सबसे दुरुस्त हो। और जो आयुष्मान के जो हमने 10 अलग अलग पैकेज बनवाए हैं जो सिर्फ सरकारी अस्पताल में हो, आज के दिन उनमें इलाज हो रहा है, उनमें ऑपरेशंस हो रहे हैं और हमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है पूरे प्रदेश में कि जो आयुष्मान के लिए वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते थे और फिर हमें कंप्लेंट्स मिलती थी कि इन्होंने ज़्यादा चार्ज कर दिया, हमारा सारा आयुष्मान का पैसा ले लिया। आज के दिन वो सही तौर पे उनका इलाज अपने सरकारी सिविल अस्पताल में ही हो रहा है। जी एक गुड़गांव की हम विशेष रूप से बात करते हैं। गुरुग्राम का सिविल अस्पताल लंबे समय से पहले 1000 बेड का बनेगा ये बातें आई, फिर 600 बेड का बनेगा फिर बातें आई, अब फाइनली आप बताएंगे 400 बेड का बन रहा है। 400 प्लस 200 600 बेड, 600 बेड का बन रहा है। उसका बजट हो गया, बजट एलोकेशन है। तो आप हमारे दर्शकों को बता देंगे कितने साल में उसको पूरा करने का टारगेट रखा है गुरुग्राम के अस्पताल को? जैसे ही टेंडर हो जाता है जी उसका काम शुरू हो जाएगा, तो ये फाइल बिल्कुल चल रही है और बहुत जल्द मैं आपको जैसे ही अभी मेरे ये जो फाइल है अभी CM साहब के पास है, CM साहब के पास रिवर्ट होते ही हम काम शुरू कर देंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। वो आप आते ही रोहतक का जिक्र कर रहे थे, रोहतक का आपका विजिट हुआ नहीं है, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, रोहतक का विजिट होगा, क्यों नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक करके हर अस्पताल जो बड़ा अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज है मैं उसमें जाऊं। तो अभी रोहतक का नंबर आया था, तो आ जाएगा बहुत जल्द आ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों आपके फादर साहब जो है सोहली में थे राव बहादुर सिंह के मंच पर, अभी मैं देख रहा था आप यहाँ गई हैं, टपुकड़ा गई हैं राजस्थान में, क्या इरादा है? राजस्थान में पांव फैला रहा है राव परिवार? जी लोग पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, आप स्कूल के कार्यक्रम में जा रही हैं और राव बहादुर सिंह बुला रहे हैं। उन्होंने न्योता दिया, वो आए थे, विधानसभा चल रही थी, उन्होंने कहा मैं एक और स्कूल शुरू करने जा रहा हूँ और हम सभी विधायकों को वहाँ पे उन्होंने न्योता दिया था। तो ये नहीं कि विधायकों के साथ गए थे हम 6 विधायक थे। 6 विधायक? जी हम 6 विधायक थे और बाबा बालकनाथ जी भी थे वहाँ के विधायक।
सभी वहाँ पे उपस्थित थे। और खुशी का मामला है, राव बहादुर सिंह जी एक बहुत ही पुराने सुलझे हुए नेता रहे हैं दक्षिण हरियाणा के। और साथ साथ मैं कहूँगी कि एजुकेशन के मामले में ही वॉज द फर्स्ट आई थिंक टू स्टार्ट अच्छे स्कूल। हाँ, यदुवंशी, बिल्कुल, महेंद्रगढ़ में। तो ऐसे में बहादुर सिंह जी का बहुत बड़ा नाम रहा है एजुकेशन के मामले में। और वो टपुकरा में एक नया स्कूल खोलने जा रहे थे, तो हम उनको शुभकामनाएं तो उनको शुभकामनाएं देने चलेंगे। एक मेरा सवाल और था, परिसीमन होने वाला है जैसा सुन रहे हैं, 2029 का चुनाव शायद परिसीमन पे हो जाए, और कुछ लोगों के विचार इस तरह के, कुछ लोगों के विचार इस तरह के हैं कि शायद परिसीमन नहीं हो पाएगा। परिसीमन को लेकर के आरती सिंह राव क्या सोच रही हैं? जो जी, परिसीमन बहुत अहिरवाल के परिसीमन में बंटवारे के जो पीछे जो कई किस्से सुनते रहे हैं, कनीड़ा का बांट दिया गया था, वो बांट दिया गया था, आप कितना सजग हैं परिसीमन को लेकर के? नहीं, परिसीमन तो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज के दिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो परिसीमन होगा। अब कहाँ पे बाउंड्रीज खींची जाएंगी, कहाँ पे नहीं खींची जाएंगी, वो तो वक्त बताएगा। मगर हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। एक ये हवा बड़ी परेशान करती है कि हवा हमने चलाई, सरकार हमने बनाई, तो ये हवा की बातें हैं, ये बड़ी परेशान करती है कुछ लोगों को। मुझे तो परेशान नहीं करती, आप बताओ। नहीं, बड़े बयान आते हैं तो कुछ लोग इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, आप किस दृष्टि से देखते हैं? आप इस पे कायम है हवा हमने बनाई का? आप खुल करके बताएं, कहना क्या चाहते हैं? कई बार मंचों से कह दें। मैंने हमेशा खुल के ही बात की है जी। मुझे मेरे दादाजी और पिताजी ने सिखाया है कि खुल के बात किया करो। और जो लोगों ने अपने आप में उसका मतलब निकाला है वो उन पर है। मगर मैं हमेशा इस बात पे कायम रही हूँ कि दक्षिण हरियाणा और इनके लोगों ने हवा बनाई। उस टाइम बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि रोहतक की सरकार आएगी, यही नहीं कि कांग्रेस पार्टी की आएगी, रोहतक की सरकार आएगी। हुड्डा का नाम ले सकते हो आप। बिल्कुल, हुड्डा साहब की सरकार आएगी। और मुझे मालूम है कि दक्षिण हरियाणा जब हुड्डा साहब की सरकार थी बहुत वंचित रह गया। पिताजी ने ऐसे कहा था, सरकार हम बनाएंगे तब बनेगी, कुछ ऐसे। तो मैं कहूँगी कि राव साहब भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कह सकती हूँ कि राव साहब का बहुत बड़ा हाथ था दक्षिण हरियाणा को उजागर करने में। तो उससे सरकार बनाने में मदद मिली, वही आपका अभिप्राय? बिल्कुल, क्यों नहीं मिली, बिल्कुल मिली। एक अभी पॉलिटिकल सवाल है, हम चाहेंगे ईमानदारी से उसका जवाब आए। राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे आपके दादाजी, थोड़ा समय मिला उनको, पिताजी की इच्छा, पब्लिक आवाज लगाती रही सीएम चाहिए सीएम चाहिए, पिताजी नहीं बन पाए। आरती सिंह राव भी ऊंची उड़ान का सपना देखती हैं कभी? मैं कोई किसी रास्ते पे चलता नहीं ये सोच के कि रास्ता कहीं बंद हो जाएगा। रास्ता हम सब डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। डेस्टिनेशन पे सभी लोग नहीं पहुंचते, मगर हाँ बिल्कुल एम्बिशन तो है, क्यों ना हो, हर नेता का है। मगर अभी तो मेरी शुरुआत हुई है और देखिए अब राह कहाँ ले जाती है मुझे। हमारा अंतिम सवाल है, नायब सिंह सैनी सरकार के साथ आपको 1.5 साल लगभग होने को आ रहे हैं। नायब सिंह का कामकाज आपने बहुत नज़दीक से देखा है, पहले की सरकारों का थोड़ा दूर से देखा है, इनका आप कितना सफल पा रहे हैं? सरकार को कितना कुछ कर पाई है सरकार? मैं सोचती हूँ कि सैनी साहब की जो सरकार है वो टाइम टू टाइम हर डिपार्टमेंट के वो जायज़ा लेते रहते हैं और बहुत रुचि रखते हैं कि उनके हर डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम करे। और जितना मैं सोचती हूँ कि पहले की सरकारों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, इतनी गौर से तो मैंने देखा नहीं। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे सीएम साहब कभी बैठते नहीं हैं, वो तो ऑन रहते हैं पूरा सुबह से रात तक। और मैं कभी कभी तो उनको देखकर मैं अचंभित रह जाती हूँ कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि हम सब वहाँ पे ढेर बन जाते हैं मगर सीएम साहब जोश में पूरा दिन रहते हैं। ऐसा सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जब बदलाव किया था, मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को लाए थे, तो ओबीसी का भला होगा, ओबीसी के फेस के रूप में लाए थे। आपको लगता है ओबीसी को लेकर के, अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ अच्छा हुआ है, बेहतरी के लिए कुछ काम हुआ है?
देखिए जी, आई विल ऑलवेज से दिस, भारतीय जनता पार्टी इज मोर inclined to the OBC this thing, and I think जैसे ही वक्त और आएगा हम बहुत कार्य कर रहे हैं ताकि सारे 36 बरादरी को लेकर हम साथ करें, काम करें। हाँ जी, ओबीसी का चेहरा है सैनी साहब आज के दिन, और उनके लिए भी काम हो रहा है, मगर ये नहीं कि 36 बरादरियों के लिए हम काम नहीं कर रहे। आरती सिंह राव आज कैबिनेट मंत्री है, हरियाणा की राजनीति में स्थापित हो चुकी है। बचपन से अब तक के सफर में माँ मनीता सिंह का, पिता राव इंद्रजीत सिंह का, उनका योगदान आप किस तरह देखते हैं? महेश जी, ऐसा सवाल है ये। माता पिता का हमेशा बच्चों पे पूरा इन्फ्लुएंस होता है। जैसा उनका कैरेक्टर बिल्डअप होता है, जैसे पर्सनालिटी बनती है, तो बहुत मैं बोलूँगी मेरे माता पिता का, दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है मेरे यहाँ पे। दो चीज होती है ना, लाड प्यार और डांट, दोनों मिली, डांट भी मिली। और कैसे नहीं जी, बिल्कुल डांट मिली, क्योंकि मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट माइंड की थोड़ी सी रिबेलियस बेटी थी, तो डांट तो मिलना ही थी। तो मम्मा ने बहुत डांट लगाई है, पापा ने इतनी नहीं लगाई जितनी मम्मा ने लगाई। बिल्कुल जी। चलिए, अभी आपसे अनौपचारिक बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, तो हम थोड़ा सा आपकी व्यक्तिगत रुचि के बारे में, हॉबी के बारे में, वो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, उन तक पहुंची भी नहीं आपकी बातें, जो आपकी व्यक्तिगत रुचि के बारे में, हॉबी के बारे में बताओ थोड़ा सा। जी, बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है। मैं आज भी जब भी मुझे डिकम्प्रेस होना पड़ता है, स्ट्रेसफुल दिन हो जाता है, तो या तो मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ या मैं किताबें पढ़ती हूँ, और किताबें पढ़ने से मुझे बहुत शांति मिलती है एक्चुअली। ओनली इंग्लिश लिटरेचर, ओनली इंग्लिश लिटरेचर। बचपन की आदत है, वो अब छूटने वाली तो है नहीं, क्योंकि अब 40 मैं बोलूँगी 7-8 साल की उम्र पे मैंने शुरू की थी किताबें पढ़ना, बहुत कम उम्र पे। और मेरी माँ, मेरे को याद है मुझे आके माँ बोल दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, माँ बोल दिया। नहीं, आप फिर मामा के बारे में बात करने, एक कर लेना बाद में। हाँ, मेरी माँ आके मुझसे बातें करा करती थी, और मैं किताब में इतनी गुमी होती थी कि उनकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंचती थी। तल्लीनता से पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल डूब के, ये समझ नहीं आता वो किताब छोड़ मेरी बात सुन। तो वो तब से और फिर जब शूटिंग कर रही थी, उसमें बहुत वक्त होता था जब आपको इंतज़ार करना पड़ता था, या तो एयरपोर्ट पे बहुत लंबे लंबे सफ़र होते थे, और क्योंकि मैं 18 साल 6 महीना साल में मैं बाहर रहती थी विदेश में, शूटिंग कॉम्पिटिशन्स के वजह से, तो एक रीडिंग ही थी जो मेरा एक सहारा बना। मतलब हम ये कह सकते हैं जो जी, तो मतलब पढ़ना पढ़ाना ऋण का ये है। और तो फिर शूटिंग रही, हमने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, हमने टेनिस बहुत खेला है, हमने गोल्फ खेली है, हमने बैडमिंटन बहुत खेली है। तो पिताजी भी खेलते हैं? हाँ जी, तो पिताजी ने सिखाई भी है, अपनी दोनों बेटियों को सिखाई है, तो स्पोर्ट्स में हमेशा रुचि रही है। तो आप मुझे कोई भी बैट और बॉल वाला वो दे दो, मुझे लगता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमारे परिवार में। क्रिकेट भी खेलते हैं कभी? खेला है, बिल्कुल, सड़कों पे अपने घर के सामने अपने सारे मोहल्ले के बच्चों के साथ टीमें बना के, और वक्त होता था कि लड़कियों को लेते नहीं थे, मगर मैं कैच करने में बहुत अच्छी थी, तो मुझे टीम में ले लिया करते थे। अभी हम देख रहे थे खरगोश, देख रहे थे यहाँ पर खरगोश, कुत्ते, बिल्ली, ये पालतू जानवरों का एक वो भी रुचि हो जाती है। आरती सिंह राव की कोई रुचि इसमें? मुझे पालतू जो हमारे कुत्ते रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे रहे हैं, और हमेशा बचपन से रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कभी बदलने वाला है। हमारे परिवार में मेरे दादाजी से लेके मेरे पिताजी और उनके भाई बहन, और अब मेरी जनरेशन जो मैं हूँ, हम सबके पास रहे हैं। और कुत्ते वो कभी आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, बस बेखौफ और बेपनाह प्यार देते हैं। बिल्कुल जी।
दोस्तों, आपने आरती सिंह राव की बातें सुनी। इन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक और अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हर पहलू पर प्रकाश डाला है, हर बात का जवाब दिया है, बेबाकी से जवाब दिया है। उम्मीद है आपको साक्षात्कार पसंद आएगा, लेकिन दर्शकों की राय हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद आरती सिंह जी।